अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुतल्ला सीरीज़ नीट इम्तिहान की तैयारी में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं शेख जावेद अहमद आप लोगों की नीट एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। और हमारा जो चैप्टर चालू है वो है इंसानी तौलीद, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमल और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हमल और एम्ब्रियोनिक नमो, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जाइगोट बनता है, मोरोला बनता है, ब्लास्टूला बनता है, फिर वो ब्लास्टूला जाके रहम मादर में जाके इम्प्लांट हो जाता है, उसकी वहां क्या हो जाती है, तंसीब हो जाती है। और जब इस ब्लास्टुला की वहाँ तनसीब होती है तो अब उस ब्लास्टुला के अंदर आगे और बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट होंगे। फिर वो चेंजेस के बाद वहाँ पर क्या होगा, उस चेंजेस के बाद वहाँ पर आगे बनेगा एम्ब्रियो। तो पहले होता है हमल और फिर उसके बाद वो हमल के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो हम वो पढ़ने वाले हैं आज। तो तनसीब के बाद सबसे पहले क्या होता है, तनसीब की जैसे अगर आपको लास्ट लेक्चर अगर याद होगा तो मैंने कहा था कि जो जाइगोट है उस जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, तकसीम का अमल होता है। और तकसीम की वजह से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। और अगर याद होगा तो मैंने कहा था कि 8 से 16 जो स्टेज होती है उसको कहा जाता है मोरूला। उसके बाद उस मोरूला के अंदर और चेंजेस होते हैं, उसके बाद होता है ब्लास्टूला। और उस ब्लास्टूला के बाद उसके अंदर चेंजेस होते हैं जिसको कहा जाता है गैस्ट्रुलेशन। और उस गैस्ट्रुलेशन की वजह से वहां पर दो लेयर बनती है, एक बाहर की एक अंदर की। तो जो बाहर की लेयर होती है उसको कहा जाता है ट्रोपोब्लास्ट, और जो अंदर होता है तो उसको कहा जाता है इनर सेल मास। अब ये ट्रोपोब्लास्ट और ये इनर सेल मास, यहाँ तक हम लोग आ गए थे। अब उससे आगे प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जो होता है उसको कहा जाता है हमल और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो वो कैसा होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसी तनसीब होती है, जैसी ब्लास्टोसिस्ट को रहम मादर के ऊपर नस्ब कर देते हैं, गाड़ देते है ना। हाँ, तनसीब करना होता है, कीला ठोकते ना दीवार में तो उसको बोलते हैं नस्ब करना। वैसा ये तनसीब, तनसीब बढ़ रहे मानी रहम मादर में जाके वो जो एग था वो जाके इम्प्लांट हो गया, वो जाके अटैच हो गया। अब उसके अंदर काम होने वाला है। तो वो अटैचमेंट के लिए क्या चाहिए, तो वो अटैचमेंट के लिए चाहिए ट्रोपोब्लास्ट। तो ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर है तो अंगष्टनुमा मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो अंगष्टनुमा बहुत सारी प्रोजेक्शन बनती है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, यहाँ ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट में क्या बन गई, अंगष्टनुमा जायदे यानी प्रोजेक्शन लग बन गई, फिंगर की तरह प्रोजेक्शन बन गई। और जब ये बन जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इनको कहा जाता है कोरियोनिक विलाय। इनको क्या कहा जाता है, कोरियोनिक विलाय। तो बेसिकली होता क्या है कि ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनना शुरू होती है। और जब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाती है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करेंगी, जो रहम है उस रहम मादर के अंदर, जैसा प्लांट की जड़ें होती है ना, दरख्त है हमारे पास, प्लांट है, उसकी जड़ें होती है तो धीरे धीरे जमीन के अंदर धस जाती है। और जमीन के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल मिलेगा वो उस प्लांट को लाके देगी। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है कि ये जो ट्रोपोब्लास्ट की लेयर है, यानी ये एग है, इस एग की ट्रोपोब्लास्ट लेयर है, ये कहाँ चले जाएंगी, ये रहम मादर के अंदर है। और रहम मादर से ये क्या लेकर आएंगे, फिर जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह। तो इसी तरह से यहाँ पर भी प्रोसेस होने वाला है। तो बेसिकली क्या हुआ, ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी, उनको कहा जाता है कोरियोनिक विलाय। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कोरियोनिक विलाय क्या है इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको उस वक्त ये याद रहना चाहिए कि ये जो कोरियोनिक विलाय, दिस आर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या है, अंगष्टनुमा जायदे है। जो कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या कराया जा रहा है कि ये अंगष्टनुमा जायदे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको आप कोरियोनिक विलाय बोल रहे हैं, कहाँ से बनते हैं, ये बनते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। किसकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर, किसकी ट्रोपोब्लास्ट लेयर, ट्रोपोब्लास्ट लेयर ऑफ मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, यानी जो जाइगोट आ रहा है, जो बनने वाला नया बच्चा है, उसके पास की ट्रोफोब्लास्ट लेयर से बनते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये जाके इंटरैक्ट करते हैं रहमी टिश्यू से। किसके साथ इंटरैक्ट करेंगे, रहमी टिश्यू और मादर खून।
और किससे इंटरेक्शन हो जाएगा इनका, मादर खून। तो रहमी टिश्यू में जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो वहां पर लटक जाएंगे, वहां पर वो बाइंड हो जाएंगे। और मादर खून से क्या होगा, मादर खून से उस खून के थ्रू, इस ट्रोपोब्लास्ट के थ्रू ये बनने वाले बच्चे को क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा, है ना। तो कंसेप्ट समझिए कि वहां से वो सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल उनको क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये कोरियानिक विल्लाय जाके क्या करेंगे, रहम मादर के साथ क्या बनाएगा, कनेक्शन, उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। अब जब कोरियानिक विल्लाय वो रहम मादर के साथ जुड़ जाता है, पेवस्त हो जाता है, उनके बीच में कनेक्शन हो जाता है, तो अब यहाँ क्या होता है, अब यहाँ पर होता है नमू, अब यहाँ पर होती है ग्रोथ, किसकी, एम्ब्रियो की। किसकी ग्रोथ होती है, एम्ब्रियो की। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये कोरियोनिक विल्ला है प्लस ये जो एम्ब्रियोनिक है, ये जो एम्ब्रियो है, इन दोनों की वजह से एक नई साख्त बनती, एक नया स्ट्रक्चर बनता है। उनकी वजह से क्या बनती है, दरमियान में एक नई साख्त बनती है, एक नई अमली इकाई बनती है। और इस नई अमली इकाई और इस नई साख्त को कहा जाता है प्लासेंटा। इस अम्लीय इकाई को क्या कहा जाता है, प्लासेंटा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासेंटा किससे मिलके बनती है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि प्लासेंटा दो चीजों से मिलके बनी हुई, किससे, एक कोरियोनिक विल्ला विच इज कमिंग फ्रॉम दी ट्रोपोब्लास्ट लेयर, जो कहाँ से आ रहे हैं, ट्रोपोब्लास्ट लेयर, एंड अनदर इज कहाँ से, रहमे मादर की, है ना, जो इंडोमेटेरियम लेयर है रहमे मादर की वो। तो इंडोमेटेरियम प्लस कोरियोनिक विल्ला, ये जब दो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो अब इनसे जो नई लेयर बन रही है, इनसे जो नई एक इकाई बन रही है, जो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, वो कौन है, प्लासेंटा। उसका नाम क्या है, प्लासेंटा। यहाँ डायग्राम में देखिए, डायग्राम में समझाया हुआ है, ये रहमी कैफा यानी ये रहमी स्पेस है, ठीक है। और ये प्लासेंटल विल्ला है, ये क्या है, प्लासेंटल विल्ला। ये देखिए ये पूरा कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है, ये कनेक्शन है, ये पूरा ये कनेक्शन है जिसने यहाँ ज्वाइन करके रखा हुआ है। तो ये क्या है, ये प्लासेंटा है। यानी प्लासेंटा का मतलब क्या है, जो मदर से ब्लड लेंगी, मदर से न्यूट्रिएंट लेंगी और उस डेवलप होने वाले एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगी। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिए, इसको समझिए कि प्लासेंटा किसको कहते हैं। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको सोच कर, समझ के, अपनी आंखें खोल कर इसको देखो, अपनी कान खोल के इसको सुनो, क्योंकि एग्जाम में इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोरियोनिक विल्लाय पे भी पूछता है, रहमी टिश्यू मतलब इंडोमेटेरियम पे भी पूछता है, मादर खून वो जो ब्लड है उसका काम क्या है वो भी पूछता है, फिर जो नमू जिसकी जो एम्ब्रियो जिसकी डेवलपमेंट हो रही है वो, और जो मादर रहम है वो, उसकी वो। तो जो नमू हो रही है एम्ब्रियो की, उसके सराउंडिंग में कौन एक लेयर है, और मादर रहम की एक लेयर है। वो दोनों लेयर मिलकर जब कनेक्शन बनाते हैं तो एक नया इकाई बनाते हैं, एक नया यूनिट बनाते हैं, और वो उसका काम, उसको क्या नाम दिया गया है, प्लासेंटा। उसका नाम क्या है, प्लासेंटा। तो ये बहुत नाउ प्लासेंटा का फंक्शन क्या है, प्लासेंटा का फंक्शन क्या है, यहाँ दो चीजें याद रखिए। प्लासेंटा का पहला फंक्शन है रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना। तो मदर क्या करेंगी, मदर मदर से जो भी ऑक्सीजन है वो प्लासेंटा के थ्रू कहाँ जाएंगी, उस एम्ब्रियो के अंदर, वो जो माँ के पेट में बच्चा बन रहा है उस तक। तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम ये बीच का स्ट्रक्चर कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लासेंटा। क्या कहते हैं, प्लासेंटा। तो प्लासेंटा पहला काम क्या करेगा, प्लासेंटा पहला काम करेगा प्रोविजन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को फराहम करना, ऑक्सीजन को ले जाना। दूसरा तगजियात, क्या प्रोवाइड करेगा, तगजियात। तगजियात मतलब जो भी न्यूट्रिएंट है उस बच्चे की ग्रोथ के लिए, जो न्यूट्रिएंट लगेंगे, अमाइनो एसिड्स लगेंगे, कुछ प्रोटीन लगेंगे, ग्लूकोज लगेगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लगेंगे, है ना। तो उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल लगेगा वो सारे न्यूट्रिएंट मीडिया को प्रोवाइड करना, उन तगजियात को प्रोवाइड करना, उनको फ्राहम करना, उनको ले जाने का काम भी कौन करेगा, प्लासेंटा। तो यहाँ पहली चीज याद रखिए, प्लासेंटा का पहला काम क्या है, प्रोविजन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फ्राहमी। दूसरा प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिएंट, गिजा की फ्राहमी, तगजियात की फ्राहमी। फिर इसी तरह से एम्ब्रियो के अंदर भी कुछ चीजें बनती है, तो उनको बाहर लाना।
अब एम्ब्रियो में क्या बनता है, तो एम्ब्रियो के जरिए क्या पैदा होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ऑक्सीजन जब लेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बॉडी में क्या है, ये वेस्ट मटेरियल है। जैसा हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वैसा वो माँ के पेट में भी हो रहा है, वो ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। तो प्लासेंटा क्या करेंगी, उस एम्ब्रियो में जो माँ के पेट में छोटा सा भी गोश्त का लोथड़ा है, उसमें से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको बॉडी से बाहर लाएगी। इसके अलावा दिगर फाजिल अशिया, मतलब जो नाइट्रोजीनस वेस्ट, अब ये फाजिल अशिया यहाँ पर उर्दू में है, लेकिन इसका मीनिंग होता है नाइट्रोजीनस वेस्ट। इसको याद रखिए हमेशा, हम आगे पढ़ेंगे जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, है ना, जब हम हमारे इस्तखराज पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो जो भी फाजिल अशिया होती है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उनको भी बॉडी उस एम्ब्रियो से बाहर लाने का काम कौन करती है, प्लासेंटा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्लियर कर इसको याद रखिए, प्लासेंटा का काम क्या है, रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड लाना। दूसरा, तगजियात प्रोवाइड करना, यानी न्यूट्रिएंट मटेरियल लेके जाना, जो भी न्यूट्रिएंट है उसको देना। और तीसरा, टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट, वहां से जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट बनेंगे उसको निकालना, ये काम किसका है, प्लासेंटा। ना बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट, एक और नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ रही है, एक नया पॉइंट आपके सामने आ रहा है, इसको भी समझिए। वो क्या है कि प्लासेंटा जो है ना, एक अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए एम्ब्रियो से जुड़ी होती है। अब अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, प्लासेंटा और एम्ब्रियो, है ना, हम ये बात कर रहे थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ गया कि ये प्लासेंटा जो बनी, प्लासेंटा मतलब इंडोमेटेरियम प्लस ट्रोपोब्लास्ट लेयर। इंडोमेटेरियम किसकी है, मादर रहम की। ट्रोपोब्लास्ट किसकी है, वो जो एम्ब्रियो है जो डेवलप हो रहा है, उन दोनों से मिलके क्या बनी, प्लासेंटा। अब क्वेश्चन ये अब ये बात बताई जा रही है कि ये प्लासेंटा के थ्रू भी, ये प्लासेंटा इसका जंक्शन इस एम्ब्रियो के साथ, अब ये कैसा है, तो ये किसके थ्रू है, ये है बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। किसके जरिए है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके जरिए वो जो नमू होने वाला एम्ब्रियो है वो जुड़ा होता है। जो जितनी भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो एम्ब्रियो तक ले जाने का काम करता है। तो प्लासेंटा की हेल्प कौन कर रहा है, प्लासेंटा की हेल्प कौन कर रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड। कौन कर रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड। हम देखते हैं ना अक्सर, मतलब वो अगर आप लोगों ने वो पिक्चर देखे होंगे, कौन सी, 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स में आप लोगों ने एकदम आखिर में एकदम टेंशन वाला, बारिश हो रही है और वो डिलीवरी हो गई, अब उसको करना है, तो आमिर खान एकदम भारी टेक्नोलॉजी वाला बताया उसको, दिमाग लगा के फटाफट फटाफट बैटरी सब जमा करता और नया जनरेटर वगैरह बनाता और वो स्विम के थ्रू बच्चे को बाहर निकालता। तो आपने देखेंगे कि वो एक कॉर्ड उस बच्चे के साथ होती है, उसको भी काटना होता है ना। या फिर हम बहुत सारी जगह देखते हैं कि बीच में से एक कॉर्ड रहती है जो माँ और बच्चे को अलग करने के लिए क्या की जाती है, कट की जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। उसको क्या कहा जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो माँ के अंदर प्लासेंटा बन गई, प्लासेंटा के साथ कौन जुड़ गया, अम्बिलिकल कॉर्ड, और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, वो बच्चा। तो ये जो यहाँ देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये डायग्राम है, ये देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर कौन है, अम्बिलिकल कॉर्ड। और यहां से लेकर यहां तक ये पूरा स्ट्रक्चर कौन है, प्लासेंटा। ये पूरा स्ट्रक्चर कौन सा है, प्लासेंटा का, यहाँ तक ये जो डायग्राम में है। और ये हिस्सा कौन है, अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये कौन है, ये बच्चा है, एम्ब्रियो है, जिसका डेवलपमेंट चालू है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पॉइंट को याद रखना है। नाउ बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, वो ये है कि ये जो प्लासेंटा है ये एक एंडोक्राइन टिश्यू का रोल प्ले करती है। नाउ व्हाट इज मीन बाय एंडोक्राइन टिश्यू, ये कौन सा रोल प्ले करती है, प्लासेंटा प्ले ए रोल ऑफ एंडोक्राइन टिश्यू। अभी तक है ना आप लोगों ने सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड सुना होगा, है ना, बार बार एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे बॉडी के अंदर थाइमस है, हमारे बॉडी के अंदर ओवरी है, दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड। बट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लासेंटा वर्क एज अ इंडोक्राइन टिश्यू, मीन्स वो कुछ हार्मोन सीक्रेट करेगा, वो कुछ केमिकल सीक्रेट करेगा, और वो केमिकल वहां से निकल के कहीं और जाके काम करेगा। लेकिन यहाँ पर इसकी कंडीशन एक ऑर्गन की नहीं है, ये बात समझ लीजिए, ना एक सेल की है। यहाँ इसकी कंडीशन कौन सी है, इसकी कंडीशन है टिश्यू, ना। टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल जब मिल जाते हैं, अरेंज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। तो ये सिर्फ एक टिश्यू स्ट्रक्चर है,
ऑर्गन स्ट्रक्चर नहीं है, ये टिश्यू स्ट्रक्चर है। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को डराने के लिए ऐसे सिंपल लाइन मेंशन है, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। बच्चे डर जाएंगे कि यार हमने तो ये पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हमने फोकस ही नहीं किया, हमने कभी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ा नहीं रहता है ना, इसलिए परेशानी होती है। इसीलिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट स्पेशली लाइन टू लाइन पढ़े, एक एक वर्ड पढ़े, ठीक है। तो प्लासेंटा ये कैसा है? एक इंडोक्राइन टिश्यू है, और जब ये इंडोक्राइन टिश्यू का रोल प्ले करता है तो इट विल रिलीज सम हार्मोन, और वो हार्मोन जाके क्या करते हैं, फिर वहां पर फंक्शनिंग करेंगे ना। प्लासेंटा से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। कब रिलीज होते हैं? जैसे एक हार्मोन है जिसको कहा जाता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्या कहा जाता है उसको? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन वो हार्मोन है जिसकी बेसिस पे ये कहा जाता है कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। प्रेगनेंसी किट जो आती है ना, प्रेगनेंसी किट, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है HCG। ये HCG कहाँ से निकल रही है? निकलता है फ्रॉम प्लासेंटल कॉर्ड। इसका मतलब अगर एम्ब्रियो डेवलप हो गया, हमल ठहर गया तो हमल है या नहीं है, इसको जज कैसा करेंगे? तो उसको जज करने के लिए उस फीमेल के ब्लड में या उस फीमेल के यूरिन में HCG प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। HCG प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि एम्ब्रियो का बनना स्टार्ट हो गया। एम्ब्रियो के साथ कौन जुड़ी हुई है? एम्ब्लिकल कॉर्ड। एम्ब्लिकल कॉर्ड किसके साथ जुड़े हुए हैं? प्लासेंटा। तो ये प्लासेंटा क्या प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है HCG, इसका रोल क्या है ये आप इसको मालूम करना जरूरी है। HCG क्या काम करता है? और HCG कहीं जगह पर जैसा मिसकैरेज का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कुछ लोगों के पास रहता कि 2 महीने में 3 महीने में हमल गिर जाता है, या किसी वजह से कोई एक्सीडेंटली कोई हादसा उनके साथ हो जाता है, तो उस वक्त वो बच्चा जिंदा है या उसकी डेथ हो गई, इसको मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए वहां पर देखा जाता है बीटा HCG। तो ये बीटा HCG रहता है ना। तो बहुत सारे कंसेप्ट है इसके अंदर, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर इतने ही समझेंगे कि जो प्लासेंटा है वो क्या रिलीज करता है? वो रिलीज करता है एंडोक्राइन। ये रोल प्ले करता है इंडोक्राइन टिश्यू, और वो क्या रिलीज करता है? तो पहला हार्मोन है HCG। दूसरा हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है उसका नाम है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। दूसरा कौन सा होता है? ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। तीसरा इसी तरह से वहां पर वो प्रोड्यूस करवाता है, वो कौन है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो HCG है ना, एक तरफ से दूसरा रोल भी प्ले करता है। वो क्या प्ले करता है कि जब प्रेगनेंसी यानी हमल हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? एग और स्पर्म का इंटरेक्शन होगा। पीछे कौन बच गया? याद आ रहा है? ग्रेफियन फॉलिकल। वो क्या बन गया? कॉर्पस लूटम। तो अब उस कॉर्पस लूटम को बाकी रखना है, वो कॉर्पस लूटम हमेशा रहना चाहिए। तो उस कॉर्पस लूटम के बचे रहने में भी कौन हेल्प करता है? HCG। कौन हेल्प करता है? HCG। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि अम्बिलिकल जो प्लासेंटा है, उस प्लासेंटा के फंक्शन याद रखिए। प्लासेंटा का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये कि वो इट इज एक्ट एज अ इंडोक्राइन टिश्यू, और जब वो इंडोक्राइन टिश्यू का रोल प्ले करता है तो वो क्या रिलीज करता है? HCG और HPL। फिर एस्ट्रोजन के सिक्रेशन में भी रोल प्ले करता है, प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रेशन में भी रोल प्ले करता है। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, इसको आंखें खोल के अच्छे से पढ़ना, अंडरलाइन कर करके पढ़ना, ठीक है ना। बच्चों, हमल के बाद वाले फेस, अभी हम हमल के वाले फेस की बात कर रहे थे, अब हमल के बाद वाले फेस, यानी ये हुआ कि 9 मंथ्स का जो कंप्लीट पीरियड है, अब जैसा जैसा वो बच्चा पूरा डेवलप होने आ गया, तो 9 मंथ आते आते क्या हो जाएगा? हमल पूरी तरह से हो जाएगा, यानी वो बच्चे का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद वाले फेज में होता है ओवरी के जरिए एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है रिलैक्सी। क्या नाम है उस हार्मोन का? रिलैक्सी। तो जब हमल होता है तो हमल के बाद वाले फेज में क्या स्टार्ट होना शुरू होता है? रिलीज ऑफ हार्मोन। वन ऑफ देम हार्मोन इज रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन क्या करता है? वो जो फीमेल है, देखिए मैंने यहाँ नीचे मेंशन किया हुआ है,
कि ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है, स्टार्ट टू रिलीज रिलैक्सिन हार्मोन। और ये जो रिलैक्सिन हार्मोन ये क्या क्या काम करता है, तो पहला रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा, जो सर्विक्स है उस सर्विक्स का मतलब, क्योंकि वो बच्चे को बाहर ढकेल रहा है ना बच्चे को, तो सर्विक्स हेल्प करता है, तो सर्विक्स के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, सर्विक्स थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी ताकि वो बच्चे को पुश कर सके। इसी तरह से वो जो फीमेल है उस फीमेल की जो पेल्विस है, यानी जो कमर की जो बोन है उसकी, वो कमर की जो बोन है वो तो सॉलिड रहेगी, बोन हमेशा सॉलिड रहती है। तो अब बच्चे को जब निकलना है, जब पार्चुरेशन का प्रोसेस होगा, जब वो बच्चा बॉडी से बाहर आएगा, है ना, पार्चुरेशन का प्रोसेस बोलते हैं इसको, जब वो बच्चा बॉडी से बाहर आएगा तो अब ये जो बोन है, बोन की वजह से पूरा स्ट्रक्चर है, तो ये बोन के अंदर थोड़ा सा लचक आ जाएगी, और ये बोन के अंदर लचक आने की वजह से थोड़ा सा ये बोन ओपन हो जाएगी, और वो बच्चे के आने में क्या हो जाएंगी, आसानी हो जाएगी। इसी तरह से वहां पर जो लिगामेंट्स वगैरह है, उन लिगामेंट्स के अंदर भी क्या हो जाती है, स्मूथनेस आती है। तो ये जो सारे डेवलपमेंट है ये कब हो रहे हैं, आफ्टर द सिक्रीशन ऑफ रिलैक्सिन। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमल हो गया, 9th मंथ है, 9th मंथ के बाद अब वो बच्चा बहुत दुनिया में आने वाला है, तब उस माँ के बॉडी के अंदर क्या बनना शुरू हो जाता है, रिलैक्सिन। यार आप लोग थोड़ी देर के लिए गौर करो कि 9 मंथ्स के अंदर एक माँ के अंदर कितने चेंजेस होते हैं, कितने चेंजेस होते हैं, HCG आ रहा है, HPL आ रहा है ना, बहुत सारे हार्मोन आ रहे हैं। तो ये सारे हार्मोन के बॉडी में कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं, ये आज कुछ बन रहा है, कल कुछ बन रहा है, आज कुछ बन रहा है, कल कुछ बन रहा है। इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत आता है कि हर वक्त उसके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस चालू रहते हैं, और वो उस चेंजेस को बर्दाश्त करते रहती है। नाउ हम बायोलॉजी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमल जो है, हमल के बाद वाला फेज ना, हमल के साथ भी कुछ काम होते हैं ना। अब मैं दो बातें कर रहा हूँ, एक हमल के बाद वाली फेज और एक हमल के साथ होने वाले काम। जब वो हामिला है तब क्या हो रहा है, और हामिला के बाद क्या हुआ। तो हामिला के बाद वाले फेज में क्या शुरू हो गया था, रिलीज रिलैक्सिन हार्मोन। अब हमल के साथ साथ भी कुछ काम होते हैं, वो क्या है कि जब हमल के साथ होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि HCG, जैसा भी मैंने कहा HCG, फिर HPL, और एक है रिलैक्सिन। तो हमल के दौरान ये क्या होना शुरू होते हैं, धीरे धीरे धीरे, मतलब हमल जैसा ऐसा है साइमल्टेनियसली ये बनना शुरू हो गए, लेकिन अभी इनकी लेवल बड़ी नहीं, लेकिन इनकी लेवल कब बढ़ती है, आफ्टर हमल। इसके साथ भी कुछ और हार्मोन है, HCG HPL के अलावा भी कुछ हार्मोन है। वो कौन कौन, वो है सबसे पहला उसमें कॉर्टिसोल। कौन है, कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल क्या है, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ कॉर्टिसोल्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर मिनरल का यूज करवाएंगे, जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का यूज करवाएंगे, तो उनको कहा जाता है कॉर्टिसोल। और एक वो होता है जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनो सिस्टम को एंटी इम्यूनो रिस्पॉन्स का रोल प्ले करता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनो रिस्पॉन्स बार बार इवोक होगा, लेकिन वो इम्यूनो रिस्पॉन्स का कोई फायदा नहीं है, उस इम्यूनो रिस्पॉन्स से हमारे बॉडी में कोई इम्यूनिटी जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो उस इम्यूनो रिस्पॉन्स को स्टॉप करके रखने में कौन हेल्प करता है, कॉर्टिसोल। दूसरा है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन। तो मदर के बॉडी में इसके अलावा, माँ के बॉडी में इसके अलावा भी क्या रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा, ये प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड को डेवलपमेंट करवाएगा। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट किस लिए करवाएगा, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस होता है, मिल्क। तो अब जो बच्चा है वो दुनिया में आने वाला है, तो मिल्क और बनना चाहिए, तो प्रोलैक्टिन ऑलरेडी सीक्रेट हो रहा है दौरान हमल, हमल के दौरान में ये सीक्रेट हो रहा है। इसी तरह से थायरॉक्सिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। थायरॉक्सिन, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, तो वो थायराइड हार्मोन है जो थायरॉक्सिन रिलीज करता है। तो थायरॉक्सिन की वजह से क्या होता है, थायरॉक्सिन की वजह से उस एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट होता है, उस एम्ब्रियो के अंदर सेल, जैसे हम बोलेंगे तकसीम का अमल होता है, माइटोसिस का अमल होता है। तो माइटोसिस का अमल जो हो रहा है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, तभी वो बच्चा बढ़ रहा है। तो ये जो काम हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, थायरॉक्सिन की वजह से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर जितने भी हार्मोन मेंशन किए हुए उन पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एकदम आखिरी जब बच्चे को अटकाने का है, कहाँ से उसको नंबर नहीं मिलेंगे, तो ये ऐसे पॉइंट्स है, यहाँ बच्चा तवज्जो नहीं करता और यहाँ से उसके मार्क कट हो जाते हैं। तो उसको याद रखिए कि रिलैक्सिंग कब प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी के सारे हार्मोन कब प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर
क्या होता है कि जब हार्मोन पूरे प्रोड्यूस होता है तो इन हार्मोन की बढ़ी हुई मकदार जुनैन की नशोनुमा करवाती है। क्या करवाती है? जुनैन की नशोनुमा, यानी वो जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड है? उसका डेवलपमेंट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन इन हार्मोन के अंदर है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, माँ में भी कुछ तहवीली तब्दीलियाँ होती है, माँ के अंदर भी कुछ चेंजेस स्टार्ट होना शुरू होते हैं और हमल को कायम रखने के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जितने भी हार्मोन हैं, ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं हार्मोन, क्या क्या करते हैं? एक तो जुनैन का डेवलपमेंट करवाते हैं, प्लस माँ के बॉडी में वो सारा डेवलपमेंट करवाएंगे जिसकी वजह से उस माँ के उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में उस माँ की क्या होगी? मदद होगी। नाउ बच्चों, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने कहा कि जाइगोट बना। जाइगोट कब बना? जब अमल बारावरी हुआ, फर्टिलाइजेशन का अमल हुआ। फर्टिलाइजेशन के अमल के बाद जाइगोट बन गया। फिर जाइगोट के अंदर फिर मॉडिफिकेशन हुए, क्लीवेज हुआ। दो से एक सेल था तो एक से दो बने, दो से चार बने, चार से आठ बने, 8 से 16 हुआ तो 8 से 16 स्टेज पर हमने कहा कि ये मॉरूला है। फिर उसके बाद हमने कहा कि उसके अंदर फ्लूइड फिल कैविटी बनती है तो उसको कहा था ब्लास्टोसिस्ट। ना ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होता है? तो वो होता है गैस्ट्रुलेशन। और यहाँ हम जो बात करने वाले हैं वो गैस्ट्रुलेशन की ही बात करने वाले हैं। तो हमने क्या कहा कि ब्लास्टोसिस्ट होने के बाद क्या हो जाता है? गैस्ट्रुलेशन। और ब्लास्टोसिस्ट जब होता है तभी जाके वो रहम मादर के अंदर क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, वहां पर उसकी क्या हो जाती है? तंसीब। इसका मतलब ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो स्टेज होती है गैस्ट्रुलेशन, वो कब होती है? जब उसकी क्या हो जाती है? तंसीब। इसलिए अब हम यहाँ ये बात पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्या कंसेप्ट है? कान खोल के सुन लीजिए, क्या है? ये है कि जाइगोट बना, जाइगोट से मोरोला बना, मोरोला से ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट जाके कहाँ पर अटैच हो गया? रहम मादर में। अब उसी ब्लास्टोसिस्ट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन कहाँ पर हो रहे हैं? रहम मादर के ऊपर रहने के बाद। और वो जो चेंजेस है उसको कहा जाता है गैस्ट्रुलेशन। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन। नाउ एक और चीज जो मैंने पहले बताया कि वो जो ब्लास्टोसिस बना था उसके अंदर जो गैस्ट्रुलेशन हुआ तो उसके अंदर दो तरह की लेयर बन गई, एक है ट्रोपोब्लास्ट लेयर और एक है इनर मास। तो ऊपर की जो लेयर है ट्रोपोब्लास्ट लेयर, वो रहम मादर के साथ अटैच हो गई और उसने क्या बनाया? प्लासेंटा। याद आ रहा है? उसने क्या बनाया? प्लासेंटा। जो भी हमने कहा कि प्लासेंटा क्या काम करता है? ऑक्सीजन लाने का काम करता है, जो भी न्यूट्रिएंट है, तगजियात है, वो लाने का काम करता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो ले जाने का काम करता है ना। अभी पढ़ा हम लोगों ने। फिर हमने पढ़ा कि वो प्लासेंटा है जो इंडोक्राइन टिश्यू का रोल प्ले करता है, अब भी पढ़े ना, थे ना। तो वो सेम प्रोसेस उसको अब आगे क्या हो रहा है? तो वो हो गई बाहर का काम। अब अंदर जो इनर सेल मास बच गया था उसका क्या? अब वो एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो बनाने के साथ उसके अंदर डेवलपमेंट होंगे। क्या डेवलपमेंट होंगे? तो उसके अंदर ये होगा कि जो अंदरूनी सेल मास है, जो अंदरूनी सेल मास है जिसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? एम्ब्रियो बोलेंगे। अब इस एम्ब्रियो के अंदर क्या होंगी? एक बाहरी दीवार बनेगी। उसके अंदर क्या बनेगी? एक बाहरी दीवार या बाहरी परत। ये बाहरी जो परत है, इस बाहरी परत को कहा जाता है एक्टोडर्म। क्या कहा जाता है इस बाहरी परत को? एक्टोडर्म। उसके बाद दूसरी बनी अंदरूनी परत और उस अंदरूनी परत को कहा जाता है एंडोडर्म। तो बेसिकली क्या हुआ? जो इनर सेल मास है, जो अंदरूनी सेल मास है, जो एम्ब्रियो है, उसके अंदर दो लेयर बन गई, एक बाहर की एक अंदर की। बाहर की है एक्टोडर्म, अंदर की है एंडोडर्म। ठीक है, ये दो बन गई। फिर इनके बाद क्या होगा? इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में से एक और लेयर आएगी और वो कौन सी लेयर होगी? उस दरमियानी लेयर को कहा जाता है मीजोडर्म। क्या कहा जाता है उसको? मीजोडर्म। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट याद रखिए कि वो जो इनर सेल मास है उसमें सबसे पहले बना एक्टोडर्म, उसके बाद क्या बना? एंडोडर्म, और उसके बाद क्या बना? मीजोडर्म। अब इन तीनों भी परतों के साथ, इन तीनों भी परतें जब है ये तमाम, ये क्या करती है? बालिगों के अंदर, यानी जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होगा तो बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यू है या जितने भी आज़ा है, जितने भी टिश्यू है या जितने भी आज़ा है, जितने भी ऑर्गन है, वो सब का सब कौन बनाने का काम करती है? वो बनाने का काम करती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। तो जो तीन लेयर है, बेसिकली ये तीन लेयर का काम क्या है? ये तीन लेयर का काम है हमारे बॉडी के जितने भी डिफरेंट ऑर्गन हैं उनको बनाना है। कौन कौन काम करता है? ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ना बच्चों, मैंने डायग्राम के अंदर बताया कि कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने बताया कि जाइगोट
जाइगोट के बाद क्या बना, ब्लास्टूला। अब ये ब्लास्टूला जाके कहाँ अटैच हो गया, रहम मादर पे, फिर उसके अंदर क्या होंगी, गैस्ट्रोला, और गैस्ट्रोला के अंदर क्या बनेगी, आउटर लेयर यानी एक्टोडर्म, मिडल लेयर यानी मेसोडर्म, और अंदर की लेयर यानी इंडोडर्म। तो अब अंदर जो आउटर लेयर है उसकी वजह से क्या बनेंगे, उसकी वजह से बनेंगे न्यूरल क्रेस्ट। क्या बनेंगे उसकी वजह से, न्यूरल क्रेस्ट, यानी यहाँ वाला जो न्यूरॉन है, यानी ये पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में, तो यह न्यूरल क्रेस्ट बनाएंगे। यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो कॉर्ड है पीछे की है ना, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, है ना, तो ये जो मनके वाली पूरा पार्ट है यही ये बनाने का काम करती है, ठीक है। तो दूसरा दूसरा यहाँ क्या बनाती है, न्यूर नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है ये पूरा, ये बनाने का काम किसका है, आउटर लेयर का। दूसरा मीजोडर्मल लेयर क्या क्या बनाएंगे, तो हमारे बॉडी की नोटोकॉर्ड, हमारे बोन, हमारे बॉडी के अंदर ट्यूब्यूल सेल ऑफ किडनी, हमारे बॉडी के रेड ब्लड सेल, हमारे बॉडी के फेशियल मसल्स, तो जितने भी फेशियल मसल्स है, जो ब्लड है, जो हमारी किडनी के अंदर रीनल ट्यूब्यूल है, फिर हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स है, ये सब बनाने का काम किसका है, मीजोडर्म। और लास्ट है एक्टोडर्म, इंडोडर्म हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वेसल, ये सब बनाने का काम कौन करती है, इंडोडर्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सी लेयर क्या बनाएगी। तो 3 लेयर बनती है और ये 3 लेयर हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन बनाएंगे, अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे। तो गैस्ट्रुला के अंदर 3 लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट बनाएंगे, मीजोडर्म हमारे बॉडी के अंदर जो मिडल पार्ट कंसीडर किए जाते हैं वो बनाएंगे, और एंडोडर्म जो सबसे अंदर होते हैं, जो सबसे इंटरनल पार्ट है हमारे, उनको बनाने का काम किसका है, एंडोडर्म का। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हासिल कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझको कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वहाँ पर आंसर दूंगा। नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, उर्दू नीट प्रेप, वहाँ पर अपने क्वेश्चन पोस्ट करिए, मैं वहाँ पर भी उनके आंसर दूंगा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आप लोगों की जो भी क्वेश्चन है आप लोग मुझको या तो ईमेल करिए या टेलीग्राम पे करिए, या सबसे आसान तरीका यूट्यूब चैनल पे कमेंट करिए, ठीक है। इंशाल्लाह इसके आगे के पॉइंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।